हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम अपनी वो मैराथन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अब जो सीरीज़ आएंगी आपकी मैराथन सीरीज़, अब उसी से रिलेटेड आएंगी जो आपके उत्तराखंड एलटी इंग्लिश में सिलेबस टू सिलेबस मेंशन्ड है। सो आई विल कंटिन्यू द सिलेबस एज पर द MCQ विल बी एज पर द क्वेश्चन सीरीज ऑफ योर सिलेबस, राइट। और आगे ही हम क्वेश्चन की सीरीज इस तरीके से करेंगे कि जो हमने ऑथर कर लिए, अभी तो 20-20 क्वेश्चन किए हैं। फर्दर ऑन मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी, मतलब विलियम शेक्सपियर का भी हमने जो फर्स्ट किया है मैराथन, वो आप सीरीज़ में ही आगे समझते रहिएगा। विलियम शेक्सपियर की अगर दूसरी थंबनेल में दूसरा आता है तो समझ लेना वो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को क्लियर करने के लिए मैंने पहले बता दिया है। और जी हाँ, जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। एंड यस, ऑफ कोर्स वी विल ट्राई। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन आज मैं आपको जो लेके आई हूँ दैट इज़ योर लिटरेरी फॉर्म्स और टर्म्स। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द कोर्स। ये इस समय आपको मेंशन भी किया हुआ है एलटी उत्तराखंड के सिलेबस में। तो आज इसी से रिलेटेड मैं आपकी सीरीज़ को आगे फर्दर कराऊंगी MCQ की। तो देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दोज दैट I.A. रिचर्ड्स यूज टू सबस्टैंटिएट इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म। अब ये कहते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा था जिसमें I.A. रिचर्ड, एक्चुअली I.A. रिचर्ड कौन थे पहले तो यही समझ लीजिए, हु वॉज ही। तो ये एक बड़े ही, सबसे पहले तो अगर मैं इनका जन्म बोलूँ तो 26 फरवरी 1893 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 1979 इनकी डेथ डेट है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंग्लिश एडुकेटर थे, ये एक लिटरेरी क्रिटिक थे, आलोचनात्मक थे, रिहोटोरिशन भी थे। रिहोटोरिशन का मतलब होता है जो जिनका अलंकारपूर्ण शैली होती है, जो अलंकार से भरी हुई शैली हो, वर्क हो। तो उन्होंने यूज़ किया था, कहता है कि विच कॉन्सेप्ट वॉज नॉट इंक्लूडेड। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये सारे आपके फिगर ऑफ, ये जो आपके ये कुछ इसमें मेटाफर्स भी हैं, आप देख रहे हो फिगर ऑफ स्पीच को भी इन्होंने ऐड किया है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट इनका नहीं था वो पूछ रहे हैं। तो इसमें अगर मैं बता दूं आपको तो इनका पैस्टिक, जो पैस्टिक है ये इनका कॉन्सेप्ट नहीं था। इस पैस्टिक का मतलब होता है वर्क ऑफ आर्ट, पीस ऑफ राइटिंग, मतलब लिखने। इस पैस्टिक का मतलब होता क्या है ये आप नोटबुक में लिख लीजिए चाहे साइड पे, क्योंकि आगे कहीं आएगा तो आपको याद रहना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। यह होता है वर्क ऑफ आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट, लिखने का कला, ठीक है। पीस ऑफ राइटिंग, काम करने का तरीका, पीस ऑफ राइटिंग, WRITING एक्सेट्रा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बाकी तो जितने भी ये मेटाफर हो गया, एल्यूसिवनेस हो गया, अब आपको मैंने पहली लाइन में ही बता दिया। अगर आप थोड़ा सा क्लू लगाएं तो मैंने आपको पहले ही लाइन में बोल दिया था कि I.A. रिचर्ड क्या थे। एक वो बहुत ज़्यादा क्या थे, एडुकेटर थे, इंग्लिश के एजुकेटर थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, आलोचना भी करते थे लिटरेरी से रिलेटेड, और रिहोटोरिशन भी थे। रिहो की स्पेलिंग लिख लीजिए, RHE, रिहोटोरिशियन, RICIAN, रिहोटोरिशन, जिसका मतलब होता है अलंकार से भरी हुई शैली, ऐसा काम जिसमें अलंकार ही हो। तो आप लोगों ने अगर अलंकार पढ़े हैं, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी है, तो आप सबको पता होगा मेटाफर भी फिगर ऑफ स्पीच है, एल्यूसिवनेस भी है, एम्बिग्यूटी भी है। एक पैस्टिक ऐसा वर्ड है जो फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। तो अपने आप में हम बात करें तो यही वर्क ये नहीं किए इन्होंने, बाकी इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच पे काम किया। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म दैट जॉन रस्किन coined to describe the ascription of human emotions to inanimate object and impersonal natural forces is called। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जॉन रस्किन जी ने कौन सा ऐसा टर्म कॉइन किया था जो ह्यूमन बीइंग के इमोशन को बताता था और इनएनिमेट
और उसको इनएनिमेट मतलब उसको दर्शाता था ऑब्जेक्ट्स को, उनके पर्सनल इम्पर्सनल जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो एक्चुअली वो ये एक रिलेटेड हम कह सकते हैं, ये पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड आ रखा है। अगर इसमें मैं बात करूँ तो आपकी अलंकार जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। तो पैथेटिक फैलेसी एक ऐसा वर्क है जो रस्किन बॉयड ने कॉइन किया। तो पैथेटिक फैलेसी होती क्या है, थोड़ा इसको डिटेल में समझ लीजिए। ये एक असाइनमेंट है ह्यूमन फीलिंग्स का जो कॉपी करता है किसी ऑब्जेक्ट को, और ये कॉइन किया गया था विक्टोरियन लिटरेरी क्रिटिक। अगर मैं बात करूं तो जॉन रस्किन कौन है, एक विक्टोरियन लिटरेरी क्रिटिक हैं उनके द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि ये उनकी टेंडेंसी है ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से इमोशंस बाहर आते हैं जब कोई काम नेचुरल वर्ल्ड में हो रहा हो गलत के खिलाफ, मतलब अ काइंड ऑफ फॉल्स विजन। अगर कोई गलत विजन है तो वो किस तरीके से फीलिंग्स बाहर निकल के आती हैं। आज के टाइम पे अगर हम इस टर्म को बोलें तो ये ज़्यादा नेचुरली है, और ये जो फिनोमिना है वो यूजुअली अंदर का हिस्सा होता है पोइट की क्राफ्ट के अनुसार। इसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, मतलब उस है कोई इमोशन है लेकिन उसको इंसान से जोड़ लिया है। और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, जो एम्फसाइज देता है रिलेशन किसके बीच में, पोइट के इमोशनल स्टेट के, और जिसमें या भाई लड़का है या लड़की, जो भी पॉइंट है वो देखते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को जो वो लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आंसर अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, दैट इज पैथेटिक फैलेसी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको मैच करना है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स विद द राइटर हु इंट्रोड्यूस्ड दम। अब ये टेक्निक्स हैं तो आपको टेक्निक पता लगानी है, भाई किसकी कौन सी टेक्निक रही होगी। ओके, तो अगर हम चलते हैं कॉन्सेप्ट में, चलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको राइटर भी बताती हूँ। तो अगर मैं बात कर लूँ टच स्टोन मेथड की बात यहाँ करी है, टच स्टोन मेथड, ये मेथड किसका है, ये मेथड मैथ्यू अर्नोल्ड जी का है। तो मैं आपको यहाँ, आप कॉपी ले लें तो बेटर रहेगा। अगर हम देखें तो ए में देखो, ए में ए का जी है, तो जी वाला ऑप्शन यहाँ एक क्ल्यू तो यही है कि जी वाला ऑप्शन सी दिखा रहा है। तो बाकी भी देखते हैं हम, तब पता चल जाएगा हमको। टच स्टोन मेथड किसने दिया था, याद रखिएगा मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने दिया था। दूसरा आता है आपका इंटेंशनल फैलेसी। इंटेंशनल, जानबूझकर, ये फैलेसी किसकी थी, ये थी विमसॉल्ट एंड बियर्ड्सली। किसकी थी ये इंटेंशनल फैलेसी, विमसेट एंड बियर्ड्सली। तो ये ऑप्शन बी का अगर देखें तो एच के साथ बिल्कुल सही मैच कर रहा है, सी ऑप्शन हमें लगता है यही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। तो जो हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज थी ये क्लेंथ ब्रूक ने दी थी। किसने दी थी, क्लेंथ ब्रूक। तो सी का अगर हम लगाएं तो एफ, आई थिंक यस करेक्ट है। तो ऑप्शन वैसे सी बन रहा है, एफ इज द राइट आंसर। तो अपने आप ही हमें लास्ट का भी पता चल गया, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किसका मेथड है, टी.एस. एलियट जी का। तो विच इज योर राइट ऑप्शन, सी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, which of the notable dichotomy was not pronounced by Ferdinand Saussure। तो फर्डिनेंड सॉसियर ने कौन सा ऐसा नोटेबल डिक्टोमी थी जो उन्होंने प्रोपाउंड नहीं की थी। तो अगर हम बात करें टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की, अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की, तो ये एक बहुत ही नोटेबल डिक्टोमी थी जो नहीं प्रोपाउंड करी गई थी फर्डिनेंड डी सॉस से, बल्कि मैं ये भी बता दूं किसने करी, बल्कि ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट जिसने इसको लागू किया वो थे जॉर्ज स्टीनर। सपोज यहाँ एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आ रखा है कि कौन थे जिन्होंने नहीं दी, लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि कौन थे जो नोटेबल डिक्टोमी लेके आए तो आपको उनका नाम भी आना चाहिए। तो आप लिख लीजिए, जिन्होंने ये करी थी उनका नाम था
ऑप्शन करके आप ऐसे लिख लीजिएगा आगे। उनका नाम था जॉर्ज, GEORGE, जॉर्ज स्टीनर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जॉर्ज मैंने लिख दिया, स्टीनर लिख देते हैं, STEI, स्पेलिंग को सही लिख लीजिएगा, STEINER, जॉर्ज स्टीनर। अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेबल नॉट हट जाए, अगर पूछ लिया जाए विच ऑफ द नोटेबल डिक्टोमी वॉज प्रोपाउंडेड, तो प्रोपाउंड किसने करी थी? जॉर्ज स्टीनर ने। और प्रोपाउंड किसने नहीं करी? फर्डिनैंड सॉसर ने। और कौन से वर्क में करी इन्होंने नहीं करी? टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। आई होप आपको 3 तरीके के क्वेश्चन मिल गए यहाँ पर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 5th क्वेश्चन। Markedness, a state of standing out as non-typical, was a formalist concept categorized by। ये जो मार्केडनेस थियोरी थी, ये एक्चुअली एक रोमन जैकोब्सन थे, उन्होंने इस चीज़ को, इस धारणा को लाए थे। पहले तो यही लिख लेते हैं, कौन थे वो? रोमन जैकोब्सन, JAKOBSON, जैकोब्सन। ये मार्केडनेस की जो थियोरी थी, ठीक है, थियोरी है ये। एक्चुअली इसमें क्या था कि ये एक क्वालिटेटिव थियोरी थी जो अपोजिशनल थी बाइनरी रिलेशन को लेकर, मार्क्ड और अनमार्क्ड टर्म्स, जो बहुत ही यूज़फुल रहे जब इसको एनालाइज किया जा रहा था, रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा था जेंडर का टेक्स्ट के फॉर्म में शब्दों के अनुसार। तो ये मार्क किया गया था कि ये जो है ये लेस प्रेस्टीज है बजाय जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड हैं, जो मार्क्ड है और अनमार्क्ड है, ये जो जेंडर के बेस पे कर रहे हैं, तो ये टेक्स्ट फॉर्म में ये कम इनका प्रेस्टीज था बजाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड के। तो दैट इज योर मार्क्डनेस थियोरी। कौन लाए थे? रोमन जैकोब्सन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नॉर्थरोप फ्राई in his first book Fearful Symmetry reinterprets the poetry of। नॉर्थरोप जो फायरी हैं, उन्होंने अपनी किताब में, पहली जो इनकी किताब थी जिसका नाम था फियरफुल सिमेट्री, वो क्या री इंटरप्रेट करती है? इंटरप्रेट तो आप सभी जानते हैं, किसी चीज़ को पता लगाना। दोबारा से क्या पता लगाती है पोइट्री के बारे में? तो वो पोइट्री के बारे में एक फियरफुल सिमेट्री के बारे में बताती है। आपको मैं बता दूं, वो है फियरफुल सिमेट्री। अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सी सिमेट्री है, ये दे ही रखा है इन्होंने, फियरफुल सिमेट्री। तो इस फियरफुल सिमेट्री में क्या है, ये है क्या एक्चुअली? इस सिमेट्री को अगर हम समझें तो है क्या? ये एक स्टडी है विलियम ब्लेक जी के द्वारा। अगर हम पोइट्री की बात करें, कौन पोइट है, तो इसमें विलियम ब्लेक जी आएंगे। ये उनकी एक स्टडी है जो उन्होंने 1947 में एक बुक ली थी, जो थी कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक, जिनका नाम था नॉर्थरोप फायरी। जो ये हम बता रहे हैं ना, नॉर्थरोप फायरी, ये एक कैनेडियन लिटरेरी है, क्रिटिक भी है, हु सब्जेक्ट, जिनका काम था कि वो वर्क करे इंग्लिश पोइट में, एंड विजुअल आर्टिस्ट रहे, किसके साथ? विलियम ब्लेक के साथ। लेकिन ये जो बुक है, ये हेल्ड हो गई एज द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ विलियम ब्लेक, एंड वन ऑफ द फर्स्ट दैट जो एम्बार्कमेंट जहाँ तक पहुँच पाया ये इंटरप्रिटेशन, बहुत से ब्लेक के मोस्ट ऑब्सक्योर वर्ड थे जो अच्छे नहीं थे, वहाँ तक ये पहुँचा। तो आपको इसको ज़्यादा वैसा ना पढ़ के बस आपको याद रखना, नॉर्थरोप फायर की जो पहली बुक थी फियरफुल सिमेट्री, किसको उन्होंने दर्शाया है? वो है विलियम ब्लेक। नेक्स्ट 7th, द लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ पैराडॉक्स वॉज फर्स्ट ग्राउंडेड बाय। तो जो पहला जो पैराडॉक्स था उसको किसने ग्राउंडेड किया था? तो वो थे आपके क्लेंथ ब्रूक। ये एक एक्टिव मेंबर रहे हैं न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट के। इन्होंने आउटलाइन किया है किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए पोएम को पैराडॉक्स के थ्रू। पैराडॉक्स अगर मैं बता दूं तो ये भी अलंकारी है, एज अ मेथड जो इनका क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन है। पैराडॉक्स पोइट्री में अगर हम मतलब निकालें तो ये एक तरीके का टेंशन है एट द सरफेस ऑफ अ वर्ड्स, जो हम जो लिखा जाता है, जो वर्ड्स होती है, छंद होते हैं, उनको लिखने में जो टेंशन है उसको बताया गया है
जो अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन और हाइपोक्रिसिस के ऊपर होता है। तो ये जो लैंग्वेज है पैराडॉक्स की, ये ब्रुक्स ने एस्टेब्लिश करी थी क्रूशियल रोल के रूप में पैराडॉक्स बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग, इस तरीके से। तो आपको आंसर याद रखना है किसने करा था, ये क्लिंथ ब्रुक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द वर्ड एक्सटैसियस, EKSTASIS, जो ये शब्द है एक्सटैसिस, फाइंड्स अ प्लेस इन द क्रिटिकल कैनन ऑफ, क्रिटिकल कैनन ऑफ किसके उसमें मिलता है ये वर्क में, तो वो है आपके लॉन्गिनस। आप याद रखिएगा इसका, लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, गिनस, GINUS। एक्सटेसी जो है, ये शब्द जो है ये आता है ग्रीक वर्ड एक्सटेसिस। एक्सटेसी एक शब्द है, लिख लीजिए, एक्सटेसी की स्पेलिंग लिख लीजिए, ECT, एक्स की स्पेलिंग सही करना, रुकिए, ठीक है, एक करिए, ECSTA और इसके बाद SY, एक्सटेसी। एक्सटेसी से आता है जिसका ग्रीक वर्ड जो निकल के आता है, दैट इज योर एक्सटेसिस, जो वर्ड इन्होंने यहाँ पर दिया है, जिसका अगर मैं मतलब बताऊँ आपको तो प्रीफिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, और एक का मतलब होता है बियॉन्ड। अगर हम इसको स्प्लिट कर दें तो एक का मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है। और स्टेटस का क्या मतलब होता है, स्टेटस का मतलब होता है स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब खड़े हुए पोजीशन में, स्टैंडिंग जो अभी है। तो एक्स्टा एक स्टेम है शब्द का एक्सटेसिस, जिसका मतलब होता है टू पुट आउट ऑफ प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह रखना, टू पुट आउट ऑफ प्लेस। लेकिन हमारा मतलब यहाँ पर यही था कि इस कैनन को कौन लाया था, द वर्ड दैट इज योर लॉन्गिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इन हुज ओपिनियन द थिएटर इज नॉट एन हॉस्पिटल while reacting to the Aristotelian concept of catharsis। तो ये जो FL ल्यूकास है, ये कॉन्सेप्ट उन्हीं का था। किसके ओपिनियन में थिएटर क्या नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो वो FL ल्यूकास जी थे, जिनके आइडिया ये था कि जो कैथरेसिस है वो एरिस्टोटल के द्वारा, मतलब ये जो आइडिया है वो एरिस्टोटल के द्वारा आया था, और ये एक मेडिकल मेटाफोर है, मेडिकल मतलब मेडिकल लाइन में है, और रिमार्क देता है थिएटर कोई एक हॉस्पिटल नहीं है। ही रिगार्ड्स, ये बताते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ सेफ्टी वॉल्व, ये तो एक सेफ्टी वॉल्व है हॉस्पिटल। पिटी एंड फियर आर एरोज्ड, यहाँ दया और डर भी पैदा होता है। वी गिव फ्री प्ले टू दीज इमोशन, लेकिन हम लोग इन लोगों को क्या देते हैं, इससे मुक्त करते हैं। वी कैन नॉट डू इन रियल लाइफ, भाई डॉक्टर भरोसा ही तो देता है पेशेंट को, हकीकत में तो कोई रियल लाइफ में कोई किसी को इमोशन दे ही नहीं सकता। एंड द सेफ एंड फ्री आउटलेट ऑफ दीज इमोशन, ये फॉलो होते हैं इमोशनल रिलीफ से। जब किसी को इमोशनली कोई जुड़ रहा है, डॉक्टर वगैरह या मेडिकल स्टाफ हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम होता है। तो यही उन्होंने बताया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। Which of the following is not a popular term introduced by Horace in his Ars Poetica? तो Ars Poetica में हेरेस ने किस टर्म को, पॉपुलर टर्म को नहीं यूज़ किया? तो अगर हम बात करें द टर्म, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टर्म की, तो ड्यूस एक्स मैखीना, यहाँ एक वर्ड आता है ड्यूस एक्स मखीना, ये इंट्रोड्यूस नहीं किया होरेस ने। एक्स होरेसिया या आर्ट ऑफ पोइट्री जो लिखी गई थी वो होरेस में लिखी गई थी 19th BC में, जिसमें उसको एडवाइस किया गया पोइट्स को ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री और ड्रामा। जो पॉपुलर टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस किया था होरेस के द्वारा इन हिज, अगर उसी की हम बात करें तो वो है आर्स पोइट्रिका, आर्स ARS, आर्स पोइटिका, POETICA, पोइटिका, ठीक है। ये एक राइटिंग पोइट्री है ड्रामा में, ठीक है। तो इन मीडियाज रेस्पेसिस का यही है, एब्रो एड पिक्चुरा, इस तरीके से इसकी टर्म ला लीजिए। तो उतना आपको नहीं, बस आपको ये क्वेश्चन इतना था तो इतना ही देखना था। नेक्स्ट
व्हाट डज होरेस मीन बाय द फ्रेज पर्पल प्रोज? जो ये पर्पल प्रोज है, इस फ्रेज से होरेस का क्या मतलब है? तो होरेस का यहाँ जनरली जो हम बात करें तो वो फ्लावरी लैंग्वेज को बता रहे हैं। जो इसका मतलब निकल के आता है वो है फ्लावरी लैंग्वेज। अभी बताते हैं कैसे। जनरली जो प्रीजोरेटिव टर्म है राइटिंग का या स्पीच का, वो कैरेक्टराइज होता है ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब होता है फ्लावरी या हाइपरबोलिक लैंग्वेज, जिसको बोला जाता है पर्पल प्रोज। ब्रियान गार्नर ने नोट किया कि पर्पल प्रोज एक डिराइव्ड वर्ड है लैटिन फ्रेज किससे? परपुरियस पैनस। आपको मैं लिखवा दूं भले, लैटिन वर्ड है पर PUR पर प्यूरियस, पर प्यूरियस पैनस PANNUS पैनस। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी योर फ्लावरी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओरेटरी, फ्लावरी और उसके बारे में रोज़ की बात की गई है, तो फ्लावर टर्म यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। जस्ट अ मिनट, हैव अ लुक एट बैक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉन्जीनस विच एस्पेक्ट डज नॉट लीड टू फॉल्टी लैंग्वेज? लॉन्गिनस के अनुसार कौन सा एस्पेक्ट नहीं है जो फॉल्टी लैंग्वेज को प्रस्तुत करता हो? तो अगर हम बात करें परल्यूटी, फ्रिजिडिटी, टर्जिडिटी, ये सब के सब हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी एक ऐसा वर्ड है जो इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रासा थ्योरी इज स्टेटेड इन विच चैप्टर ऑफ नृत्य शास्त्र? नृत्य शास्त्र के चैप्टर में कहाँ स्टेट किया गया है रासा थ्योरी को? तो रासा थ्योरी है क्या? ये एक डेडिकेटेड सेक्शन है, चैप्टर 6 है। पहले तो आप ये भी याद रखिए, ये चैप्टर 6 है और वो यही बता रहा है स्टेटेड इन विच चैप्टर। क्वेश्चन चैप्टर ही पूछ रहा है, तो ये चैप्टर 6 में बताया गया है, जो कि संस्कृत टेक्स्ट है, संस्कृत में लिखा है, जिसका मतलब होते हैं नृत्य शास्त्र। ये नृत्य शास्त्र जो है ये संस्कृत में है। ठीक है, और एंशिएंट स्क्रिप्चर है फ्रॉम द 1 मिलियन BCE से, एट्रीब्यूट कर रहा है भारता मुनि को। तो यहाँ पर जो वर्ड है, कितने चैप्टर्स हैं? 6 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। सरदया अकॉर्डिंग टू भारत इस, जो शहरदरा है वो भारत के अनुसार क्या है? तो भारत के अनुसार अगर बात करें तो ये एक टाइप ऑफ रासा ही है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रासा। सरदया क्या है? भारत के अनुसार एक टाइप का रासा है जिसमें 8 फंडामेंटल फीलिंग्स होती हैं, मेंटल स्टेट्स होते हैं जो रेफ़र करते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्थायी भास, जो एक्सपीरियंस करता है इंसान अपने जीवन में। तो कुछ है जैसे डिलाइट है, लाफ्टर है। डिलाइट को उन्होंने रीति कह दिया, लाफ्टर को हास्य कह दिया, सौरों को शोक कह दिया, एंगर को क्रोध कह दिया, हीरोइज्म को उत्साह कह दिया, फियर को भया कह दिया, डिस्गस्ट को जुगुप्सा कह दिया, वंडर को विस्मया कह दिया। तो ये सब टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर गिवन। अगर हम क्वेश्चन देखें तो है, एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स स्टेट्स दैट द पोएट शुड प्रेफर डैश इन नरेशन। तो पोएट को क्या चीज़ लेनी चाहिए? तो पोएट को प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटी को ज़रूर रखना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है, प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटी, इसको सही कर लीजिए। 15 का आंसर आपका बी आना चाहिए, प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटी आनी चाहिए। ये रीडर्स को पता लगाता है, ऑडियंस को सस्पेंस में डालता है कि इम्पॉसिबल, कितनी संभावना है इम्पॉसिबिलिटी की। तो ये इन्होंने कहा कि ये नरेशन पॉइंट में आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ब्लैंक वर्ड्स ट्रेजेडी इन इंग्लिश इज। सबसे पहली जो ट्रेजेडी, ब्लैंक वर्ड्स ट्रेजेडी इंग्लिश बुक में कौन सी है?
तो वो है गॉर्ब, ये आता है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉर्बडक, ये बहुत आता है एग्ज़ाम में, इंपॉर्टेंट भी है, चाहे तो आप लिख लीजिए इसको, गॉर्बोडक। फेरेक्स और पोरेक्स, इन दोनों ने ये अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखी थी। क्या लिखी थी बुक? फेरेक्स एंड पोरेक्स, गॉर्बोडक इंग्लिश ट्रेजेडी है ब्लैंक वर्स में, थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकवेली के द्वारा। ये जो राइटर्स हैं इन्होंने स्टोरी में जो प्ले लिया है वो जियोफ्री से लिया गया है, मॉनमाउथ से लिया गया है, हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटेन का लिया गया है। तो जो प्ले है वो प्रस्तुत किया जाता है क्वीन एलिजाबेथ के सामने 18 जनवरी 1561 को। तो देखा जाता है कि ब्लैंक वर्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में वो अर्ल ऑफ सरे ने किया था, सरी ने 1540 में, और ये एक प्रिंसिपल मीटर रहा है शेक्सपियर के प्लेस के लिए और मीटर ऑफ मिल्टन्स एपिक के लिए। तो पोएम एज वेल एज बहुत से इसमें मेजर वर्क्स हुए हैं इस पोइट्री में। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 17th क्वेश्चन। Now therefore, while the youthful hue sits on the skin like morning dew, ये लाइन क्या बताती है, क्या शो कर रही है? जो ऊपर की लाइन है वो डिस्कस कर रहा है पोएम की लिरिक को, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। जो वर्क है ये क्या है? कॉय मिस्ट्रेस। और इसमें देखा जाता है कि एंड्रयू मार्वल ने इसको लिखा है, और इस पोएम में एंड्रयू मार्वल यूज़ कर रहे हैं कैप्री डायमंड फिलॉसफी। जो फिलॉसफी है वो है कैप्री डायमंड फिलॉसफी, जिसका मतलब होता है सीज द डे, मतलब एक दिन को बांध के या रोक के रख लो। तो ये कार्प डेम फिलॉसफी है जिसका मतलब है एक दिन को रोक के रख लो। कहता है ना, नाउ देवर वाइल यूथफुल ह्यू सिट ऑन अ सिंक लाइक मॉर्निंग ड्यू। ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा हम इस वक्त को क्या कर दें, यहीं रोक दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। ब्लैंक वर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लिटरेचर इन सुरेज ट्रांसलेशन ऑफ। कहते हैं जो ब्लैंक वर्स है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, सरीज की ट्रांसलेशन किसका है ये? तो ब्लैंक वर्स में लाइंस होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर की, आपको मैंने पहले भी मतलब आप लोगों ने पढ़ा भी है और आप लोगों को कहीं ना कहीं मैंने कहीं बताया भी है जो लोगों ने क्लास ली मुझसे। तो 5 स्ट्रेस आयम्बिक वर्स होती है जो कि अनराइम्ड होती है, एक जैसी नहीं होती है। ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस किया गया था अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे जो थे, अगर बात करें तो ये जो सरे सरे लगे हैं इनका पूरा नाम है अर्ल ऑफ सरे, ठीक है। इन्होंने इस टर्म को अगर हम बात करें तो ब्लैंक वर्स को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, और अपनी ट्रांसलेशंस बुक 2 और 4 ऑफ वर्जिल्स एनेड जो कि 1540 में आई थी अराउंड, बहुत ही स्टैंडर्ड मीटर को एलिजाबेथन एज के सामने इन्होंने इसको बनाया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लिटरेचर इन सरेज ट्रांसलेशन ऑफ, तो किसका ट्रांसलेशन था ये? तो अब आपको पता होगा, मैंने एनिएड भी बोला है, तो एनिएड आएगा, AENIED, एनिएड। अगर हम बोले तो दैट वाज वर्जिल्स एनिएड। इसके आगे अगर सपोज वर्जिल्स, VIRGILS, वर्जिल्स एनिएड। नेक्स्ट मूव करते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन है, Who has been called the saint of metaphysical school? तो मेटाफिजिकल स्कूल का सेंट किसे कहा जाता है? ये बहुत आता भी है एग्जाम में, तो वो है जॉर्ज हर्बर्ट। सेंट कहा जाता है इन्हें, जॉर्ज हर्बर्ट। ये जो टर्म है मेटाफिजिकल स्कूल का, ये कॉइन किया गया था लिटरेरी क्रिटिक और पोइट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए। उन्होंने अपनी बुक लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट में इस चीज़ को दर्शाया है, और ये जो वर्क है ये कभी कभार मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये यूज़ करते हैं रिलिकल फॉर्म्स और कभी कभार कंसिडरेबल आर्टिस्टी भी दिखाते हैं। जो पोइट्री है इस स्कूल की वो अपील करती है हार्ट को, इंटेलेक्चुअल लोग जो है, और इंडल्व करती है फार फेच एक्सप्रेशंस को और थॉट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है दैट इज़ योर जॉन क्लीवेल्ड।
क्लीवेंड क्या थे, ये क्या थे इनमें, तो ये एक मेटाफिज़िकल पोइट थे। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने मेटाफिज़िकल ऑब्सक्योरिटी को आगे बढ़ाया, कॉन्सीट को आगे बढ़ाया, उनकी लिमिट्स को, और इस पोएम को मियरली इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिज्म भी कहा जाता है, जिम्नास्टिक कहा जाता है। जॉन क्लीवलैंड एक रियल अचीवमेंट पाते हैं पॉलिटिकल पोएम्स में, जहाँ जहाँ उन्होंने ज़्यादातर लिखी है हीरोइक कपलेट्स में, और उसको सटराइज भी किया है। सटराइज का मतलब होता है उसको व्यंग्यात्मक रूप से कंटेम्प्ररी पर्सन और इश्यूज़ के बेस पे उसको शो किया है। तो आई होप आपको ये आज 20 क्वेश्चंस लिटरेरी फॉर्म्स से आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके, और आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे कि जो भी नया नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपको पता चल जाए। So thanks for watching this video. We'll meet in the next video in the next series.